डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था मैंने, और आज हम आपको हाईलाइट ऑफ टुडे क्लास बताने जा रहे हैं। आज की क्लास में जो हम एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्षुद्र ग्रह का एक्सप्लेन करेंगे, डैट मीन्स एस्टेरॉइड का एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम धूमकेतु कॉमेट्स का करेंगे हम। तीसरा एक्सप्लेनेशन आपका मेटियोर्स का करेंगे। चौथा जो है आपका उल्का पिंड मेटोराइट्स का करेंगे। और पांचवा जो है हम चंद्रमा अर्थात द मून का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, आज की क्लास में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इस सारे टॉपिक से। जैसे सवाल उठता है क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, तो क्षुद्र ग्रह से जो पहला जो सवाल आपको आ सकता है कि यह क्षुद्र ग्रह कहाँ अवस्थित है, पूछा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस क्षुद्र ग्रह को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से किस क्षुद्र ग्रह को देखा जा सकता है। तो ये सब सारे सवाल जो है आपको क्षुद्र ग्रह के सेक्शन से आ जाएंगे। जब हम धूमकेतु की बात करते हैं तो धूमकेतु को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम दिया गया है, इसको टेल स्टार या पुच्छल तारा भी कहा जा सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले धूमकेतु का अध्ययन या अर्थात दैट मींस स्टडी किसने किया। आपसे पूछा जा सकता है, इसमें एक प्रमुख धूमकेतु है हैली धूमकेतु, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि यह कब दिखाई दिया था और कब दिखाई देगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दिन में दिखाई दिया जाने वाला धूमकेतु कौन सा है। आपको जब उल्का में आएंगे तो उल्का के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है। लीजिए, सवाल आ रहे हैं आपके बहुत सारे। उसी तरह से जब उल्का पिंड में जब हम आएंगे तो शॉर्ट स्टोन ऑफ द स्काई किसे कहा जाता है, यह पूछा जा सकता है आपको। और जब हम मून के सेक्शन में आएंगे तो मून के सेक्शन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं आपका। जैसे पूछा जा सकता है कि मून के लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आपसे यह पूछा जा सकता है एपीजी क्या है, पेरीजी क्या है। एपीजी की स्थिति में मून की दूरी क्या होती है, पेरीजी की स्थिति में मून की दूरी क्या होती है। आपसे सबसे बड़ी बात पूछी जा सकती है आपको कि अपोलो 11 से चंद्रमा की सतह पर कौन उतरा, तो आपको पता होना चाहिए नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। उसके बाद उसमें नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, एक स्टेटमेंट दिया था, आपसे वह स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। आप यह पढ़ते आए हैं कि चंद्रमा में ब्लैक स्पॉट है। आप कहते हैं किसी की सुंदरता की तुलना आप मून से करते हैं, चांद की तरह तुम खूबसूरत हो, लेकिन उसके साथ यह भी बोलते हैं कि चांद खूबसूरत तो है लेकिन उसमें भी एक दाग है। तो आज के क्लास में हम उस दाग की भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे सवाल आपके इस टॉपिक से आएंगे, आज के क्लास से आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम वन बाय वन एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं क्षुद्र ग्रह को और उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा आपका है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड। तो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह के केस में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति क्या है। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्रह बट जुड़ा हुआ है। पहली बात तो इसमें ग्रह बट जुड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि यह भी जो है सूर्य के अराउंड रोटेट करता होगा, यह भी सूर्य के एक अराउंड रोटेट करता हो, क्योंकि यह ग्रह बट है। दूसरी बात है क्षुद्र, इसका मतलब क्षुद्र मतलब होता है छोटा। कहता कि छोटा ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के अराउंड रोटेट करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्षुद्र मतलब होता है छोटा और ग्रह मतलब हुआ जो सूर्य के अराउंड रोटेट करता है, अर्थात वह सूक्ष्म आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में आते हैं कि क्षुद्र ग्रह का
की स्थिति कहाँ है, कहाँ अवस्थित है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बाय फिगर। देखिए यह हमारा सन है सर, यह हमने सन की स्थिति बनाया। अब यहां पर देखिए यह हमारा बुध हो गया, लिखते भी जाइए। दूसरा बुध के बाद हमारा यह एक प्लेनेट है हमारा शुक्र। शुक्र के बाद हमारा आ रहा है यह पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आ रहा है यह मंगल। कौन सा ग्रह है हमारा, मंगल। और मंगल के बाद इस सबसे बड़ा प्लेनेट आ रहा है हमारा बृहस्पति। यह देखिए, उसके बाद बहुत सारे प्लेनेट हैं आपका, यहां पर शनि आएगा, यूरेनस आएगा और इधर नेपच्यून आएगा। बना लीजिए, यह आपका आ गया शनि, आद हो जाएगा आपका। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यूरेनस और नेपच्यून। लीजिए इसको भी लिख लीजिए, ये हमारा है शनि, ये हमारा हो गया यूरेनस और ये हमारा नेपच्यून। यानी सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों का पोजीशन हमने दिखाया है आपको। आपको बताना है हमें क्षुद्र ग्रह की स्थिति। तो देखिए सर, क्षुद्र ग्रह यहां पर है हमारा। देखिए ये जो रीजन है आपका, कौन सा रीजन है, यह मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह अवस्थित है। और यह भी अन्य ग्रहों की तरह इस तरह से सूर्य के अराउंड क्या होता है, रोटेट करते रहता है, रोटेशन करता है। समझ में आई बात। तो पहला जो सवाल का जवाब मिला, क्षुद्र ग्रह कहां अवस्थित है, तो हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्या लिखेंगे, क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्या लिखेंगे, डायते के मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। ये हमारा आपसे पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह कहां अवस्थित है, तो यह क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच अवस्थित है। जैसा कि देखिए हमने मंगल बनाया या बृहस्पति बनाया, और यह हमने छोटे छोटे जो बनाए यह डायटीजा क्षुद्र ग्रह। आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं फिगर में, क्षुद्र ग्रह डायटीजा क्षुद्र ग्रह ये बना। ठीक है, अब जो क्षुद्र ग्रह है, तो सबसे बड़ी एक सवाल यहां से एक पूछा गया सवाल है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, यानी वह है हमारा सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है आपका, सेरेस है। और इसकी खोज जो है खगोल वैज्ञानिक, इटली के खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पियाजी। जिनका क्या नाम था, इटली के खगोल वैज्ञानिक पियाजी द्वारा किया गया था सेरेस को। अब जो है सेरेस को ग्रहों की श्रेणी में शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अभी इसको क्षुद्र ग्रह ही मानेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वह हमारा सेरेस है आपका। और इसकी खोज हम किसके द्वारा किया गया है, पियाजी द्वारा किया गया है। अब एक अगला सवाल जो बन के आता है, नंगी आंखों से, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्षुद्र ग्रह से कि नंगी आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह, लीजिए नंगी आंखों से क्षुद्र देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। किस क्षुद्र ग्रह को हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, तो वह हमारा है फोर वेस्टा। याद रखिएगा फोर वेस्टा, या फोर नहीं रहेगा वेस्टा भी रहेगा, तो आपको टिक करके आना है। तो देखिए सर, क्षुद्र ग्रह से तीन मात्र इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं आपको। पहला तो यह याद रखना पड़ेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच अवस्थित है। दूसरा इंफॉर्मेशन यह याद रखना होगा कि सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और जो है तीसरा इंफॉर्मेशन जो याद रखना होगा कि फोर वेस्टा को हम नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। अगर आएंगे तो इसी तीनों सवाल में से कोई एक सवाल आपको पेपर में आ सकते हैं, अदरवाइज नोट। ठीक है, अब अगला हम जो लिखे थे क्षुद्र ग्रह के बाद दूसरा जो हम टॉपिक्स लिखे थे पूरे क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए, वह हमारा धूमकेतु अर्थात कॉमेट्स था। देखिए धूमकेतु जो है क्या है, पहले धूमकेतु काफी इंपॉर्टेंट है आपका। धूमकेतु लीजिए, हमने हेडिंग बना दिया धूमकेतु को, इसकी इंग्लिश क्या होती है, कॉमेट्स। क्लियर है। अब देखिए धूमकेतु भी जो है एक आकाशीय पिंड है। धूमकेतु भी एक आकाशीय पिंड है जो धूल के
एवं गैसों का बना होता है। यह धूमकेतु भी जो है एक आकाशीय पिंड है जो धूल कण एवं गैसों का बना होता है। लेकिन जब यह सूर्य के पास से गुजरता है, जब यह सूर्य के पास से गुजरता है, देखिए यहां पर यह सन है, दिख रहे, यह हमारा सन है और यह एक आकाशीय पिंड है, यह एक आकाशीय पिंड है, देख रहे हैं। और यह आकाशीय पिंड गैस एवं धूल कणों से बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे यह सूर्य के पास से गुजरेगा तो यह सूर्य से क्या करेगा, उष्मा को ग्रहण कर लेगा, हीट को गेन कर लेगा। और हीट के गेन करने से के कारण इसकी गैसें क्या होती है, जलने लगती है। और जब जलेगा तब यह हमें दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब जलेगा तो जलेगा और इधर की ओर रोटेट कर रहा है तो इसकी आग की लपटें पीछे की ओर नजर आएगी, इस तरह से हम यहाँ पर अलग से बना देते हैं। इस तरह से रहेगा, इधर की ओर बढ़ रहा है आपका धूमकेतु और इसकी आग जो है इसकी जब गैसें जलेगी इस तरह से इसकी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए इसको धूमकेतु को पुच्छल तारा या टेल स्टार के नाम से जानते हैं। लीजिए सर, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पुच्छल तारा किसे कहा जा सकता है, नहीं टेल स्टार किसे कहा जाता है, तो हम किसको टिक करेंगे, धूमकेतु को टिक करेंगे, हम कॉमेट्स को टिक करेंगे। और इसकी जो पूछ होती है इसको पूछ कहा गया, इसको क्या कहा गया है, पूछ कहा गया है। और यह पूछ क्या होती है, सन के विपरीत, सन इधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इसकी टेल होती है। ठीक है, धूमकेतु के बारे में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से निकल के आता है कि धूमकेतु का जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, धूमकेतु का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो वह खगोल वैज्ञानिक थे टाइको ब्राहे। याद रखना पड़ेगा, टाइको ब्राहे। तो देखिए धूमकेतु का सर्वप्रथम जो है अध्ययन, स्टडी किस खगोल वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, टाइको ब्राहे द्वारा किया गया। यह भी आपको पूछा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कुछ प्रमुख धूमकेतु का नाम बताइए। तो हम ज्यादा नहीं रटवाएंगे, धूमकेतु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम उसी को बताएंगे जो पेपर में आपको आने वाला है या फिर आ चुका है। तो देखिए इसके कुछ प्रमुख धूमकेतु की बात करते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डाल दिए, कुछ प्रमुख धूमकेतु है, कुछ प्रमुख धूमकेतु। पहला जो है धूमकेतु इकैया सेकी, धूमकेतु, पहला धूमकेतु है इकैया सेकी धूमकेतु। यह एक ऐसा धूमकेतु है जो दिन में दिखाई पड़ता है। आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं नीचे डैश देके स्टार बना के, दिन में दिखाई देने वाला धूमकेतु। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु दिन में दिखाई पड़ता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इकैया सेकी धूमकेतु। और एक दूसरा जो सबसे प्रमुख धूमकेतु है वह डेट इज हैली धूमकेतु। ये तो इसको तो भूलिए मत, हैली धूमकेतु जो है आपका सबसे प्रमुख धूमकेतु है। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं, पहली बार इसे जो है इसे 1986 में देखा गया। कब देखा गया इसे, हैली धूमकेतु को डेट याद रखिएगा, कब देखा गया, हाल फिलहाल में इसे 1986 में देखा गया था। और यह धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 यानी 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, इसको भी लिख लीजिए। देखिए यह हैली धूमकेतु 1986 में देखा गया और 70 ईयर के बाद दिखाई पड़ता है। प्रत्येक 70 ईयर के बाद यह दिखाई पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब प्रत्येक 70 ईयर के बाद जो है यह जो है सूर्य के पास से गुजरेगा, और गुजरेगा तो इसकी गैसें जलेगी, और गैसें जब जलेगी तो यह हमें दिखाई पड़ेगा। अब आपसे यह पूछा जा सकता है
कि 1986 में देखा गया सर, अब आगे कब दिखाई देगा? तो हमने बताया 76 ईयर में के बाद दिखाई देगा। तो इस 1986 में आप क्या करो, इस 76 को ऐड कर दो, देखो कब दिखाई देगा। प्लस करो, 6 और 6 12 हो गया, कैरी 1 9 हो गया, 9 में 7 ऐड करेंगे 6 हो गया, फिर 1 0 2, कितना भी दिखाई पड़ेगा 2062, अर्थात 2062 में दिखाई देगा। अब ये भी लिख सकते हैं, हैली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। कब देगा? डेट आपने क्या निकाला, 2062 ईस्वी में। देख रहे हैं, अगर हम लोग रहेंगे 2062 तक तो हम इसको देख लेंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन किससे थे? धूमकेतु से। अब आइए दूसरा जो है उल्का। देखिए, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो चीज यहां पर लिखा था, एक लिखा था उल्का और दूसरा लिखा था उल्का पिंड। देखिए, नाम दोनों मिलता जुलता है, एक दोनों में उल्का वर्ड लगा हुआ है, एक में इसका क्या है, उल्का पिंड है। इस दोनों को समझते हैं। देखिए, यह भी एक खगोलीय पिंड है और यह भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्योंकि हम यूनिवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं और जो भी बात करेंगे हम स्काई की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे। अब देखिए उल्का क्या होता है। देखिए, कोई खगोलीय पिंड है, ये देखिए, सपोज कीजिए यह हमारा अर्थ है, सपोज कीजिए यह हमारा अर्थ है। देख रहे हैं, यह अर्थ का सरफेस बताया और यह हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर बना लीजिए, अर्थ का एटमॉस्फेयर, और यह कोई खगोलीय पिंड है, यह ऊपर में। अब क्या किया, यह पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स इस खगोलीय पिंड पर काम करा। इस अर्थ है आपका, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स इस खगोलीय पिंड पर काम करा और खगोलीय पिंड के काम करने के कारण यह खगोलीय पिंड अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के अधीन नीचे की ओर गिरने लगा। जैसे गिरेगा तो यह खगोलीय पिंड हमारे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से गुजरेगा। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से गुजरेगा और एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है, गैस है और डस्ट पार्टिकल है। अब ये एटमॉस्फेयर में जो गैस है, डस्ट पार्टिकल है, उससे इस खगोलीय पिंड का क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने से क्या होगी, हीट क्रिएट होगा। फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा और घर्षण होने से क्या होता है, हीट। देखिए सर, आपको ये बात को नहीं मानेंगे कि घर्षण होने से हीट क्रिएट होता है, तो आप सिंपल से अपने हाथ को लीजिए और देखिए, इस हाथ को तेजी से इस तरह से रगड़िए, देखिए दोनों हाथ आपका गर्म हो रहा है। देख रहे हैं, फ्रिक्शन से क्या होता है, इस तरह से रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट। तो उसी तरह से यह जो खगोलीय पिंड हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरेगा, वायुमंडल से गुजरेगा, तो इसके गैस एवं डस्ट पार्टिकल से इसके गैस का फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से जो हीट क्रिएट होगा और हीट क्रिएट होने से इसकी गैसें जो है जलने लगेगी। गैसें क्या होगी, जलने लगेगी और जब जलेगा तो यह हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं आसमान में तारे टूट के गिर रहे हैं, तारे आसमान से क्या हो रहे हैं, तारे टूट के गिरते हैं। सर, मैं बता रहा हूं कि तारे टूट के नहीं गिरते हैं। आप हमारे पिछले जाके वीडियो को देखिए, जहां पर हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ाया था और उस फॉर्मेशन ऑफ स्टार में हमने बताया था कि स्टार की अंतिम दो स्थिति होती है, एक तो डेंस लैम्प में स्टार कन्वर्ट होता है और दूसरा ब्लैक होल बनाता है। सर, वो एक डेंस लैम्प में कन्वर्ट होगा या फिर क्या बना देगा, ब्लैक होल बनाएगा। सर, तो तारे कहां से गिरते हैं, नहीं ना गिरेंगे। हमने बताया था स्टार की प्राइमरी स्टेज को हम प्रोटो स्टार कहते हैं और उसके बाद बहुत सारा हमने लाइफ साइकिल बनाया था उसके, और उसके बाद अंतिम में बताया था डेंस लैम्प में कन्वर्ट हो जाता है वह स्टार या तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको गिरने की बात कहां आती है, अर्थ पर। सोचने और समझने वाली बात है। आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टार को, ठीक है, वहां पर सारी बातें। तो ये आपको जो कहते हैं ना टूटता हुआ तारे टूट के गिर रहे हैं, वह तारा टूट के नहीं गिरता है सर, यही उल्का है। यही जो खगोलीय पिंड हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरता है और इसके फ्रिक्शन से जब इसकी गैसें जलने लगती है और यही जलते हुए पिंड को, इसी जलते हुए पिंड को हम क्या नाम देते हैं सर, उल्का कहते हैं। क्या नाम देते हैं, उल्का कहते हैं। समझ में आई बात। और इसी उल्का का एक दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, उल्का को ही क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार। उल्का को ही क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार। याद रखिएगा। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है
शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो वह डेट मीन्स उल्का को हम शूटिंग स्टार। अब उल्का समझ में आ गया। अब देखिए सर यही चीज यहां पर, अब यहां पर यही जो जलने लगा ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, देख रहे ना, और ये जलता हुआ है। अब जलते जलते कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है जलकर क्या होता है, ऊपर में ही पूरा जल गया, समाप्त हो गया। लेकिन कभी कभी उल्का जला और कुछ इसका अवशेष भाग जो है स्टोन के रूप में अर्थ पर आ जाता है। यही उल्का का कुछ भाग जो है गिरकर कहां जाता है, अर्थ पर आ जाता है, तो इसी को उल्का पिंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर हम, उल्का पिंड। अर्थात कहने का मतलब उल्का का जो अवशिष्ट भाग अर्थ के सतह पर आके गिर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। और इसी उल्का पिंड को शॉर्ट स्टोन ऑफ द स्काई के नाम से भी जानते हैं। इसी उल्का पिंड को क्या कहते हैं सर, शॉर्ट स्टोन ऑफ द स्काई के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज दिन से हम याद रखेंगे शूटिंग स्टार के किसे कहा जा रहा है, उल्का को कहा जा रहा है। शॉर्ट स्टोन ऑफ द स्काई किसे कहा जा रहा है, उल्का पिंड को कहा जा रहा है। टेल स्टार किसे कहा जा रहा है, धूमकेतु को कहा जा रहा है। तो ये सब कुछ उपनाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस उपनाम को भी हम याद रखेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे सेक्शन थे, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्का और उल्का पिंड, जिसके बारे में जाने। अब हमारा एक बड़ा सेक्शन आ रहा है, वह हमारा मून आ रहा है, और वह मून है आपका एक सैटेलाइट है। वह मून क्या है, हमारा एक सैटेलाइट है, दैट मीन्स उपग्रह है। तो सबसे पहले हम उपग्रह को हेडिंग बनाएंगे, उसी उपग्रह में हम मून का स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो आइए हम यहां पर एक टॉपिक्स बनाते हैं, उपग्रह। हालांकि उपग्रह दैट मीन सैटेलाइट, उपग्रह की इंग्लिश क्या होती है सर, सैटेलाइट होती है। और इस उपग्रह को हालांकि हम पिछले वीडियो में डिफाइन किए थे, लेकिन हम यहां पर इसको फिर डिफाइन करेंगे। हमने बताया था वहां पर कि वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, उपग्रह कहलाता है। लीजिए आपका डिफाइन हो गया, वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है वह क्या कहलाएगा, उपग्रह। सपोज कीजिए सर यह एक ग्रह है, हमने यह एक कोई ग्रह बनाया, लीजिए थोड़ा सा बड़ा बनाइए, यह एक क्या है, ग्रह है, प्लेनेट। ग्रह मतलब प्लेनेट है। अब इस ग्रह के अराउंड में, यह ग्रह के चारों ओर एक खगोलीय पिंड है कोई, ठीक है। यह खगोलीय पिंड यह दीर्घवृत्तीय पथ पर इसके ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, उपग्रह। समझ में आई बात, इसे ही क्या कहेंगे हम, सैटेलाइट कहेंगे। समझ में आई बात। और यह सैटेलाइट उपग्रह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है प्राकृतिक उपग्रह, इसको भी जान लीजिए, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक माने नेचुरल सैटेलाइट, और कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कुछ तो ऐसे पिंड है जो नेचर ने क्रिएट किया है और वह ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, और कुछ हम क्या करते हैं, उस ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, किसी प्लेनेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, और वह डिवाइस भी उस प्लेनेट के अराउंड में क्या करने लगता है, रोटेट करते रहते हैं। तो उस डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से हम जानते हैं। जैसे में भारत का प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था, आर्यभट्ट। हमने आर्यभट्ट को बनाया और वह रोटेट कर रहा है, और वह हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाते हैं, यानी मेड सैटेलाइट भी बनाते हैं, और उसको स्पेस में भेजते हैं। वह ग्रह के अराउंड रोटेट करेगा, और उससे हमें बहुत सारी जानकारी की मिलती है, जैसे मौसम के बारे में जानकारी, ये सब जानकारी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से गेन होता है। लेकिन हम यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की चर्चा नहीं करेंगे। जब हम साइंस की चर्चा करेंगे, साइंस में अगर हम साइंस टेक अगर पढ़ाएंगे, तो वहां पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम बताएंगे, और इसके वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। बताया भी था एक बार थोड़ा समय ने। तो चलिए हम
प्राकृतिक ग्रह की चर्चा, यहाँ पर उपग्रह की चर्चा करना है हमको, कृत्रिम की चर्चा नहीं करना है। ये साइंस का सेक्शन है और साइंस और टेक का सेक्शन है, ठीक है। तो आप अभी उपग्रह को समझिए, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, आपने देखा कि वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यहां पर जो इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको पहले बता दिया गया था, क्या है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है सर, गैनीमेड। यह किसका उपग्रह है, यह है बृहस्पति का उपग्रह है। लीजिए, यह बृहस्पति का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। किसका है, किस ग्रह का है, वह बृहस्पति का, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ही पूरे सौर मंडल का बड़ा उपग्रह है, ठीक है। उसी तरह से आपको यह भी इंफॉर्मेशन याद रखना है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, कौन सा है, डीमोस। कल के लेक्चर में मैंने बताया था डीमोस। यह किसका है, डीमोस, मंगल का। किस ग्रह का ये उपग्रह है, डीमोस, मंगल का उपग्रह। मंगल को मैंने बताया था दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और डीमोस, और डीमोस मंगल का सबसे छोटा है, और मंगल का नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का यह एक छोटा उपग्रह है। और आपको सारे उपग्रहों के बारे में स्टडी नहीं करना है, हम अर्थ के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, और अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है मात्र, वह है चंद्रमा। आप ये भी लिखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है भाई, वह है हमारा द मून, चंद्रमा। याद रखिएगा, अर्थ को पास जो है ओनली वन आपका सैटेलाइट है प्राकृतिक, वह है मून है, और हम आज के क्लास में इसी मून को पढ़ने जा रहे हैं, मून की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम हेडिंग बनाएंगे द मून, और मून के बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और इसी मून के गतियों के परिक्रमण गति के कारण ही ग्रहण लगते हैं, और इसी मून की गति के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा भी आते हैं। इस सारे सेक्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम यहां पर हम लिखते हैं चंद्रमा, दैट मीन्स द मून। तो चंद्रमा के बारे में जो पहला इंफॉर्मेशन सबसे पहला निकल के आता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज यही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो है एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। क्लियर है। अब चंद्रमा का कुछ जो है डाटाबेस क्वेश्चन है पृथ्वी से कंपैरिजन के केस में, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे और देखेंगे। तो आइए यहां पर हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डाटाबेस इंफॉर्मेशन है। जैसे में पूछा जा सकता है चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी के कंटेक्स्ट में कंपैरिजन करके चंद्रमा का व्यास बराबर होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई पृथ्वी का व्यास। याद रखेंगे, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का क्या होता है, 1/4 होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण की इंग्लिश क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो होता है 1/6 से मल्टीप्लाई पृथ्वी की का गुरुत्वीय त्वरण। दिख रहे हैं, यह 1/6 क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। और यही बात इसी के कारण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अगर हम मून पर ले जाते हैं तो वह क्या होता है, पृथ्वी के वेट का 1/6 हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट जो है पृथ्वी पर कितना है, 60 kg है किसी का वेट, और इसका वेट अगर मून पर ले जाएंगे तो इस 10 kg हो जाएगा। यानी इस 60 में क्या करेंगे, 1/6 से डिवाइड करेंगे, कितना kg आ जाएगा, 10 kg। हम इसकी चर्चा फिजिक्स की क्लास में करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर डाटा रखिए, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा जो इंफॉर्मेशन आता है, चंद्रमा का भार। चंद्रमा का भार इक्वल टू होता है 1/8
मल्टीप्लाई पृथ्वी का भार। ये कंपेरिजन है आपका, ये आपको याद रखेंगे यहां से। उसी तरह से आपका एक इंफॉर्मेशन और याद रखना है, चंद्रमा का द्रव्यमान बराबर होता है 1/81 मल्टीप्लाई बाई पृथ्वी का द्रव्यमान। लीजिए, ये कुछ डाटा थे कंपेरिजन से रिलेटेड। किसके बीच का कंपेरिजन है? चंद्रमा और अर्थ के बीच का कंपेरिजन है, जो हमने बोर्ड पर लिख दिया। यहां से भी कभी कभी समटाइम्स क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की। अगला जो हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस 3,84,365 किलोमीटर। इसको लिख रहे हैं 3,84,365 किलोमीटर। आपको याद रखना पड़ेगा 3,84,365। यह आपका चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की कैसी दूरी है? औसत दूरी है। अब औसत यानी एवरेज डिस्टेंस है आपका। अब एवरेज डिस्टेंस क्यों लिया गया है मैं आपको बता रहा हूं। मैं देखिए यहां सर, देखिए यह हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड में यह मून घूम रहा है। तो जो मून जो घूम रहा है, इसका रास्ता एकदम सर्कुलर नहीं है, इसका रास्ता क्या है? इलिप्टिकल टाइप का, इस तरह से दीर्घवृत्तीय है। अब दीर्घवृत्तीय है तो यहां पर देखिए डिस्टेंस कुछ है सर, यहां पर डिस्टेंस कुछ है। अगर यहां पर मून रहेगा तो डिस्टेंस कुछ होगा, यहां पर मून रहेगा डिस्टेंस कुछ होगा। यानी कहने का मतलब अलग अलग पोजीशन पर मून अगर रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। और ऐसे केस में अगर हमको डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? सबका एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, जो आपका चंद्रमा और मून के बीच का एक डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से घूम रहा है चंद्रमा और उसके बीच का डिस्टेंस कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक ऐसी स्थिति होती होगी कि मून जो है बहुत पृथ्वी से दूरी पर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति में होगा। और एक ऐसी भी स्थिति होती होगी कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता होगा। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन बनता है कि अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस के बीच में कितने कंडीशन बनते हैं सर? दो कंडीशन। वह एक बनता है मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है और एक दूसरा क्या बनता है? मिनिमम डिस्टेंस। देखिए सर, मैं यहां पर एक फिगर से ही इसको रिप्रेजेंट करता हूं। बड़ा सा फिगर बना दिया हूं मैं आपको समझने के लिए। यह हमारा अर्थ है, अर्थ सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिएगा यह है हमारा यहां पर मून है। यह जो डिस्टेंस है मैक्सिमम, फिगर से ही रिप्रेजेंट कर लीजिए मैक्सिमम डिस्टेंस। और मान लीजिए इधर आपको कहेगा सर यहां पर नजदीक नजर आ रहा है लेकिन हमको उधर लिखने में दिक्कत होगा सर। मान लीजिए ए वाला स्थिति, मानने में क्या जाता है? मान लेते हैं मून का यह जो है स्थिति, यह मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए यह जो अर्थ और मून के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस की जो स्थिति है, मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति है, यह एपोजी कहलाती है। यह डिस्टेंस की स्थिति क्या कहलाएगी? एपोजी। क्लियर है? मून, अर्थ और मून के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति क्या कहलाती है सर? एपोजी। एपोजी, इसको याद रखेंगे, एपोजी कहला रहा है। ठीक है, उसी तरह से अर्थ और मून के बीच की मिनिमम डिस्टेंस अर्थात न्यूनतम डिस्टेंस की स्थिति क्या कहलाती है? पेरिजी। लीजिए, आपको दो नया वर्ड हमने दे दिया, एपोजी और पेरिजी। आपको फिगर से ही समझना है, लिखना नहीं है, कहानी नहीं लिखना है। सिर्फ फिगर, आप इसी तरह से फिगर बनाकर आपको जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लीजिए और यह रिप्रेजेंट ही आपको क्वेश्चन को बना देगा। देखिए यहां पर फिगर देखने से पता चलता है, यहां पर अर्थ है सर, यहां पर मून है, अर्थ है मून है और ऊपर लिख दिया मैक्सिमम, यानी कि यह मैक्सिमम डिस्टेंस है और इसके नीचे डाल दिया पोजीशन। अर्थात अर्थ एवं मून के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति क्या कहलाती है? एपोजी स्थिति कहलाती है। और उसी तरह से अर्थ और मून के बीच की, अर्थ और मून के बीच की, अर्थ और मून के बीच का मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति क्या कहलाती है सर?
पेरिजी कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब एक सवाल उठता है कि एपोजी की स्थिति में डिस्टेंस कितना होता है और पेरिजी की स्थिति में डिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए हम यहीं पर लिख देते हैं, एपोजी की स्थिति में डिस्टेंस होता है 40700 किलोमीटर, 40700 किलोमीटर। यह आपका एपोजी की स्थिति में अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस होता है। हमने यहां पर मेंशन कर लिया, आप भी मेंशन कर लीजिए। उसी तरह से पेरिजी की स्थिति में कितना होता है 356,000, यानी 3,56,000 होता है पेरिजी की स्थिति में। पेरिजी यहां पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो आपको याद रखना है एपोजी की स्थिति क्या है, पेरिजी की स्थिति। आपको याद हो गया एपोजी की स्थिति क्या होगी, अर्थ एवं मून के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति ही एपोजी कहलाएगा। अर्थ एवं मून के बीच के मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति ही क्या कहलाएगी, पेरिजी कहलाएगी। एपोजी की स्थिति में आपका मैक्सिमम इतना डिस्टेंस होगा आपका 40700 किलोमीटर, और पेरिजी की स्थिति में अर्थ एवं मून के बीच का डिस्टेंस होगा 356,000 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये सारे डाटा आज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं आपको लेके। देखिए सर, हम चांद बनाते हैं और उस चांद में कहते हैं दाग है। चांद की तुलना हम किसी की सुंदरता से करते हैं और कहते हैं कि उस चांद में भी दाग है। तो आइए हम उस दाग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यह हमने मून बनाया और इसमें का दाग भी बनाना पड़ेगा, हमें दाग भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाना है इसको। लीजिए ये हमने दाग बना दिया, दाग। लीजिए कुछ दाग है। तो यह मून के को अगर हम देखते हैं तो मून में हमें दो तरह की सतह दिखाई देंगे। मून के अंतर्गत हमें कितने तरह की सतह दिखाई देंगे, दो तरह का। देखिए आप, मून के अंतर्गत हमें दो तरह के सतह दिखाई देंगे मून के अंदर। एक हमारा ये ब्राइटेड पोर्शन और एक यह डार्क पोर्शन। कहने का मतलब यह जो इसको हम एक नंबर में लिख सकते हैं लाइटेड पार्ट, और दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें डार्क पार्ट। देख रहे हैं ना, मून को अगर आप गौर से देखिएगा तो बीच बीच में काले काले आपको ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं उसी को डार्क पार्ट मून का कहेंगे, और जो ब्राइटेड पार्ट आते हैं उसको हमने लाइटेड पार्ट नाम दिया। अब आपको मून में देखिएगा तो ज्यादा कौन है, ज्यादा पोर्शन लाइटेड वाला मिलेगा, डार्क वाला पोर्शन थोड़ा कम मिलेगा। तो यह लाइटेड पार्ट जो है मून की कुल सतह का 60% है। याद रखिएगा, लाइटेड पार्ट क्या है सर, मून की जो टोटल सतह है उसका कितना है, 60% है। डार्क वाला पोर्शन कितना है सर, मून की सतह का 60 हो गया तो ये 40% है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यह लाइटेड पार्ट क्या है। ये लाइटेड पार्ट जो होता है, यहां पर लिखिए, यह जो है चंद्रमा का ऊंचा भाग है। लीजिए लाइटेड पार्ट जो देख रहे हैं वह जो है मून का क्या है, आपका ऊंचा भाग है, यानी कि ऊंचा वाला भाग है, हाईएस्ट पोर्शन है। और इसी ऊंचे भाग को चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है। यह चंद्रमा का ऊंचा भाग है जिसे चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है। लीजिए सर, ये जो लाइटेड पार्ट देख रहे हैं वह एक्चुअली में चंद्रमा का क्या है, आपका हाईएस्ट पोर्शन है, ऊंचा उठा हुआ भाग है, और जो चंद्रमा का क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। और यहां से जो एक क्वेश्चन निकल के आता है, आपसे पूछा जाएगा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ल्यूनिज पर्वत। कौन सा पर्वत सर, ल्यूनिज पर्वत। याद रखेंगे आज दिन से, चंद्रमा का ऊंचा पर्वत कौन सा है, ल्यूनिज पर्वत है। अर्थात चंद्रमा का अगर पूछा जाए कि ऊंचा भाग कौन सा है तो वो भी आपका आंसर क्या होगा, ल्यूनिज पर्वत आएगा। अब इस डार्क वाले पोर्शन में चलते हैं। डार्क वाले पोर्शन में, ये तो हमने लाइट वाला पार्ट देख लिया। ये डार्क वाला पार्ट जो होता है एक्चुअली में यह चंद्रमा का गड्ढा वाला पोर्शन है, यह चंद्रमा का गहरा भाग है, गड्ढा वाला पोर्शन है
जिसे चंद्रमा का समुद्र कहा जाता है, जिसे चंद्रमा का क्या कहा जाता है, समुद्र। इसकी इंग्लिश होती है मेयर इम्ब्रियम कहा जाता है, जिसे चंद्रमा का क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। यानी कि यह जो डार्क पोर्शन जो देख रहे हैं वह एक्चुअली डार्क इस वजह से है कि वहां पर बहुत गहराई है, गड्ढा वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, और गड्ढे वाले पोर्शन में चूंकि लाइट नहीं पहुंच पाता है और लाइट नहीं पहुंचकर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें वह क्या दिखाई पड़ता है, डार्क दिखाई पड़ता है। समझ में आई बात। तो एक जो डार्क पोर्शन है वह चंद्रमा का गहरा भाग है, और इसी गहरे भाग को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा का समुद्र के नाम से जानते हैं। अब यह भी सवाल उठता है कि चंद्रमा का सबसे गहरा भाग कौन सा है। चंद्रमा का पूछा जाता है सबसे गहरा भाग है, चंद्रमा का सबसे गहरा भाग कौन सा है पूछा जा सकता है। तो आपका क्या है, आपका मेयर इम्ब्रियम, मेयर इम्ब्रियम। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा का सबसे गहरा पोर्शन कौन है, आपका मेयर इम्ब्रियम है। आज दिन से आपको याद रखना है। क्लियर है आपका। तो आप ये देख लिए चंद्रमा के डार्क पोर्शन यानी डार्क को भी देख लिया आपने, और चमकीले भाग को भी देख लिया। यहां से हम क्या याद रखेंगे, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, लीनिज पर्वत। यहां से क्या याद रखेंगे, जो सबके चंद्रमा का सबसे गहरा भाग क्या है, आपका मेयर इम्ब्रियम कहलाता है। क्लियर है आपका। अब यहां पर आइए, अब एक बात करते हैं। चंद्रमा के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि चंद्रमा पर जो है आपको जो है एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। वह अंतरिक्ष यान 2 जुलाई 1969 को भेजा गया था चंद्रमा पर। यह डेट याद रखिए, 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 भेजा गया था। समझ में आया बात। एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, कब, 20 जुलाई 1969 को भेजा गया था अपोलो 11। किसने भेजा था, कौन देश, रसा ने भेजा था, नहीं, यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था अपोलो 11। और इस अपोलो 11 में 2 यात्री थे। कितने यात्री सवार थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोग जानते होंगे, और दूसरे बंदे थे एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। लीजिए, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखे, चंद्रमा की सतह पर उतरे। वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। अब दोनों एक साथ गए, और आपसे यह क्वेश्चन बन के आएगा कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा। अब स्पेस से एक ही, हम अपोलो 11 से 2 बंदे गए, अब उतरने की बात आएगा तो एक आगे उतरेगा एक पीछे उतरेगा ना, एक आगे उतरेगा पीछे, जो पहला बार उतरेगा सब आगे रहेगा उसका नाम आएगा। पहले किसने, बाद वाला का नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में पहले बार उतरे कौन, कदम किसने रखा, ये इन्होंने उतरा, सबसे फर्स्ट में ये उतरे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन उनके पीछे उतरे थे, बाद में उतरे थे। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा, तो किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और कदम रखते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वह स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। वह स्टेटमेंट क्या है आपका, यह एक आदमी के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग है। लीजिए,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वह स्टेटमेंट दिया था कि यह एक आदमी के लिए छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग। कहता है कि एक पर्सन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक छोटा सा कदम हमारा है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी छलांग है कि अर्थ से हम कहां पर आ गए, मानवता, अर्थ से मानव कहां पर आ गया, मून पर हमने छलांग लगा दिया। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात और हम बता रहे हैं आपको, मून की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मून की एस्केप वेलोसिटी काफी कम है। मून की एस्केप वेलोसिटी काफी कम है और एस्केप वेलोसिटी काफी कम होने के कारण इसके पास वायुमंडल नहीं है। क्या है इसके पास है? मून के पास कोई वायुमंडल नहीं है। समझ में आई बात? याद रखिएगा, मून के पास अपना वायुमंडल नहीं है, इसके पास जल भी नहीं है, पानी भी वहां पर, वाटर भी नहीं है, इसके पास अपना प्रकाश भी नहीं है, इसके पास अब देखिए वायुमंडल नहीं है, जल नहीं है, इसके पास प्रकाश भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। तब सवाल उठता है कि सर रात में तो इसको हम चमकते हुए देखते हैं, रात में चमकते हुए देखते हैं, तो यह जो है प्रकाश अपना नहीं है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। समझ में आई बात? इस पर जो है, मून पर जो है सूर्य का सनलाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, और सनलाइट पड़ने से ये चमकता है, और सन का जो लाइट जो है मून पर पड़ता है और मून से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हम तक आता है। समझ में आया बात? मिरर की तरह समझिए, जैसे आप एक टॉर्च से जो है मिरर पर लाइट डालते हैं और वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर जाता है, उसी तरह से टॉर्च की तरह सन का लाइट किस पर पड़ रहा है? मून पर पड़ रहा है, मून मिरर हो गया और वहां से टकराकर बैक होकर अर्थ पर आ रहा है, देख रहे हैं, और तब हम मून को चमकता हुआ देखते हैं। तो आपको यह सूर्य का चंद्रमा का, यही कहते हैं चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पूछा जाता है पृथ्वी तक आने में लगा समय। अब मून लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। ये डाटा भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछे जाते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश को, हालांकि चंद्रमा का प्रकाश नहीं बल्कि वो सूर्य का रिफ्लेक्टेड प्रकाश है, और उस लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है सर? 1.3 सेकेंड लगता है। देखिए एक बात इंफॉर्मेशन और मून के केस में देख लीजिए कि हम अगर अर्थ पर हैं और अर्थ के किसी निश्चित प्लेस पर हैं, अर्थ पर हैं और अर्थ के किसी निश्चित प्लेस पर हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, मून का जो है कुछ खास भाग को ही देख पाएंगे और एक ही पार्ट को डेली देखेंगे। तो हम जो है पृथ्वी पर से मून के 59% पार्ट को देखते हैं। पृथ्वी पर से कितने भाग को देखते हैं? इतना भाग को हम देखते हैं, 59% को देखते हैं। बचा कितना सर? 41%। इसको अदृश्य रहता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात अदृश्य मतलब नहीं देखते। पूछा जा सकता है कि हम अर्थ पर से मून के कितने प्रतिशत भाग को देखते हैं? तो 59% को देखेंगे और जो है 41% भाग को हम नहीं देखेंगे। तो ये थे मून के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे, लेकिन मून के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन से वो आता है वह है आपका चंद्रमा की कलाएं, फेजेज ऑफ द मून। देखिए चंद्रमा की कलाएं, ये क्या होता है? इसको लिखेंगे हम फेजेज ऑफ द मून। ये है क्या आखिर? पहले इसको समझिए। चंद्रमा की कलाएं, फेजेज ऑफ द मून, जो हमने हेडिंग बनाया इसको समझिए। आप देखिए चांद को देखते होंगे रात में, क्या चांद हमेशा एक समान दिखाई पड़ता है? नहीं सर, कभी पूरा चांद दिखाई पड़ता है, कभी हंसिए के आकार दिखाई पड़ता है, कभी आधा चांद दिखाई पड़ता है, कभी 3/4 चांद दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं चंद्रमा जो है अपने परिक्रमण गति के दौरान विभिन्न स्थिति को ग्रहण करता है। चंद्रमा अपने परिक्रमण गति के दौरान विभिन्न स्थिति को ग्रहण करता है और विभिन्न स्थिति को ग्रहण करने के दौरान वह विभिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, कभी पूरा काला, कभी
हंसिए के आकार का, कभी आधा, कभी 3/4। तो यह जो चंद्रमा जो डिफरेंट आकार में और डिफरेंट शेप में दिखाई पड़ता है, इसे ही हम चंद्रमा की कला कहते हैं। इसे ही हम चंद्रमा की कला, अब समझ में आ गया? कहने का मतलब अपने परिक्रमण, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अपने परिक्रमण के दौरान चंद्रमा विभिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करता है और विभिन्न अवस्थाओं ग्रहण करने के कारण वह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। वह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, जिसे ही चंद्रमा की कला कहा जाता है। समझ में आ गए? जब भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है उसे। अब यहां पर देखेंगे चंद्रमा की कलाओं को, देखेंगे हमें भिन्न भिन्न रूपों में कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए, समझने की कोशिश करना है आपको। हम यहां पर आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। हम इस हेडिंग को रफ कर रहे हैं, आपको हेडिंग अपने कॉपी में डाल लीजिए। देखिए, आपको कुछ यहां पर फिगर समझाया जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, आप भी थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे और समझेंगे ना, तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आइए यहां पर, चलिए सर, यहां पर ये देख रहे हैं, इधर हम लेते हैं। यहां पर हमने साइड में बना दिया सन को, सन है सर, बन गया सन। अब यहां पर बना रहा हूं मैं अर्थ को। लीजिए सर, यह हमारा अर्थ हो गया। ई फॉर अर्थ, एस फॉर सन। अब यहां पर मून लेते हैं। अब यह जो मून है किसके अराउंड घूमेगा? सन के अराउंड नहीं। यह जो मून हमारा जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, इस तरह से। यह मून क्या करेगा? यहां पर हमने लिया, देखिए देखिए सर, हम यहां पर क्या ले रहे हैं? मून ले लिया, ठीक है। और यह मून इस तरह से इसके अराउंड घूमेगा। चलिए, एक मून की स्थिति हम यहां लेते हैं, एक मून की स्थिति यहां लेते हैं, और एक मून की स्थिति हम यहां लेते हैं, गौर कीजिएगा। और एक मून की स्थिति हम यहां पर अभी 4 स्थिति लिए हैं। कितनी स्थिति लिया सर हमने? 4 पोजीशन को लिया। जब मून जो है अर्थ के अराउंड घूमेगा इस तरह से, तो हो सकता है एक बार यहां हो, एक बार यहां हो, एक बार यहां हो, एक बार यहां हो। क्लियर है आपका? और यह पूरा घूमने में कितना समय लगाता है? कितना समय? 30 दिन, 30 दिन लगाता है। अर्थात यहां से यहां तक, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं 1 से, तो यहां से आएगा 15 दिन। यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 15 दिन में आएगा। और फिर 15 से इधर, फिर इधर 15 ऊपर और 15 नीचे, मिलकर 30 बन गया। चलिए सर, आपको एक बात देखो, यहां पर देखो, गौर से समझो। यह चंद्रमा को हमने यहां पर है। अब हमारा सन इधर है, हमारा सन इधर है, हम इधर है सर। यह हमारा क्या है? मून है। अब यह चंद्रमा का लाइट, यह मून का 2 पोर्शन, एक इधर वाला हाथ का ये पोर्शन, एक स्फेरिकल और एक दूसरा स्फेयर। ऐसे लाइट किधर पड़ेगा? इमेजिन कीजिए मेरे साथ, इमेजिन लाइट इस वाले पोर्शन पर पड़ेगा, इस वाले पोर्शन पर ब्राइटेड होगा। और इधर वाला पोर्शन क्या होगा सर? डार्क। इधर वाला पोर्शन पर लाइट पड़ेगा। देखिए, लाइट को सीधे यहां पर आधा रोक लेगा ये सीधे, और इधर बैक पड़ जाएगा तो बैक में लाइट नहीं, यानी इधर डार्क आएगा। आएगा डार्क, बना देते हैं डार्क, बना दिया डार्क। चलिए, अब इसी स्थिति को सभी जगह बनाइए, डार्क, बना दिया डार्क। हम चाहे तो फिगर एक बार बना के, लेकिन आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जब हम बनाएंगे आपके सामने तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, ये डार्क पोर्शन आ गया। अब हम यहां से देख रहे हैं सर, यहां से हम अभी यहां पर हैं। यहां से हम किसको देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं। लीजिए, जब देखेंगे तो ये डार्क वाला पोर्शन हमारी ओर है। कौन सा पोर्शन है? इधर ब्राइटेड पोर्शन है, इधर डार्क। तो अर्थ की ओर हम यहां से देखेंगे, अर्थ से देखेंगे तो हमारा डार्क पोर्शन हमारी ओर है। देख रहे हैं, अर्थ की ओर है। तो हमें मून कैसा दिखाएगा? पूरा डार्क दिखाई पड़ेगा, पूरा डार्क दिखाई पड़ेगा मून, इस तरह से। देख रहे हैं आप? और यही जो कहलाता है न्यू मून। या इसी को हम, इस स्थिति को क्या बोलेंगे? न्यू मून। और इसी को अमावस्या कहते हैं। लीजिए, अब न्यू मून कब बना? अब देखिए, न्यू मून की स्थिति कब हुई? गौर कीजिए सर, न्यू मून की। अब देखो, यहां पर सन है, या इधर सन है और इधर अर्थ है, इधर ये मून है, मून। देखो सर, यहां पर सन है और यहां पर अर्थ है। और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? अमावस्या की स्थिति कहलाती है, या फिर न्यू मून की स्थिति कहलाती है। अब यही घूमते घूमते सर इसमें आ गए। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
जब इधर आ जाएंगे तो हम यहां से देखेंगे मून को। अब ये स्थिति गायब कर लीजिए, इसको क्या करेंगे सर, इसको हटा लेंगे, ये ढक लेंगे कुछ देर। अब इसको जब ढकोगे तो हमारा यहाँ पर सन हो गया, यहाँ पर अर्थ हुआ, यह मून। अब यहां से आप देखोगे, यहां से जब हम इधर से देखेंगे, यहां से जब हम इसको देखेंगे मून को, अब हमारी ओर कैसा पोर्शन है, ब्राइट वाला पोर्शन है। या कैसा पोर्शन है सर, ब्राइटेड पोर्शन। तो हमें मून क्या दिखाई पड़ेगा, पूरा चांद दिखाई पड़ेगा, पूरा। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं सर, फुल मून। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, फुल मून। इस स्थिति को हम पूर्णिमा के नाम से जानेंगे। ध्यान से समझना है आपको। तो पूर्णिमा की स्थिति कब होगा सर, पूर्णिमा की स्थिति कब होगा, इसको हटाइए सर, जब उधर देखिए सन है, इधर अर्थ है, इधर मून है, उधर सन अर्थ मून, अर्थात जब अर्थ जो है क्या होगा, सन और मून के बीच। अब इसको हटा दीजिए, इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए इसको हम हटा दिए, नहीं तो इधर सन हो गया, अर्थ हो गया, मून, यानी बीच में अर्थ आ गया। अर्थात जब मून और अर्थ, सन के बीच में अर्थ आ जाएगा, जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगा तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, पूर्णिमा की स्थिति कहलाएगी। और इस स्थिति में हमें क्या होता है, पूरा चांद दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इसको फुल मून कहते हैं। अब यहां से यहां तक आ गया 15 दिन। अब यहां पर इस स्थिति में आइए, इसकी चर्चा करते हैं। समझ लिया आपने। अब इसको 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 ये तो आपने इसको देखा, इसको आप क्रॉस को हटाइए। अब इसी स्थिति में आइए सर, ऐसी फिगर लीजिए, ऐसे है। अब आप जब यहां से देखोगे आप, तो आपको चांद इधर डार्क भी दिखेगा, ब्राइट भी दिखेगा, आधा डार्क भी दिखेगा। यहां से देखो, सोच के देखो, यहां से जब हम मून को देखेंगे तो हमें ये आधा डार्क भी दिखेगा, ब्राइट भी दिखेगा आधा। अर्थात इस स्थिति में हमें आधा चांद दिखाई पड़ेगा। इस स्थिति में हमें क्या दिखाएगा, आधा चमकीला दिखाई पड़ेगा, आधा डार्क दिखाई पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है क्वार्टर मून। इस स्थिति को क्या कहा जाता है सर, क्वार्टर मून। और यह स्थिति कब बनती है, ये वाला जो अमावस्या बना सीधा सनरेख की स्थिति में, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सनरेख हो गया तो अमावस्या, चंद्रमा बीच में, जब सूर्य पृथ्वी और मून बीच में आ रहा है इस तरह से सनरेख की स्थिति, तो पूर्णिमा बना। और यह समकोणिक की स्थिति है। ऐसे देखो सर, ऐसे लो, देख रहे हैं, यह समकोणिक स्थिति 90 का एंगल बना रहा है। देखो सर, ऐसे 90 बना रहा है। जब यह जो है सब, जब आपका सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें आधा चांद दिखाई पड़ता है और उसको क्वार्टर मून कहते हैं। उसी तरह से नीचे भी क्या बनेगा, समकोणिक स्थिति बनेगा। और यहां पर भी देखेंगे तो हमें इस स्थिति में क्या दिखाई पड़ेगा सर, आधा ही चांद दिखाई पड़ेगा। इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर मून। क्या बोलते हैं, क्वार्टर मून। और ये 2 क्वार्टर हो गया तो इसको बोलेंगे, ऊपर वाला को फर्स्ट क्वार्टर मून और नीचे वाला को सेकेंड क्वार्टर मून बोलेंगे। समझ में आ गई बात। हमने 4 पोजीशन को दिखाया, अभी और पोजीशन। अब इस स्थिति में रखते हैं, एक यहां पर बीच से एक पोजीशन निकालते हैं। यहां पर लो सर, यहां पर आपका इस तरह से मून रखा, डार्क पोर्शन इधर है। इस स्थिति में चांद जो है हमें हंसिए के आकार दिखाई पड़ेगा। ऐसा दिखाई पड़ेगा चांद, हंसिए का आकार का, ऐसा सर। इसको ये आने की कहने का मतलब इस तरह से हंसिए का आकार का चांद दिखाई पड़ेगा। और इसे ही कहा जाता है क्रिसेंट मून। इसको क्या कहते हैं सर, क्रिसेंट मून कहेंगे। अब उसी तरह से यहां पर इस स्थिति में, इसके बीच में आ जाओ, इसके बीच में नीचे इस स्थिति में ऐसे। और इस स्थिति में हमें भी आपको हंसिए आकार का चांद दिखाई पड़ेगा इस तरह से। और इसे भी हम क्या कहते हैं सर, क्रिसेंट मून कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब एक यहां स्थिति बनेगा, एक यहां लास्ट हो जाएगा आपका, ज्यादा नहीं है। अब यहां पर लोगे एक ऐसे, लो सर, ले लिया हमने। ये डार्क पोर्शन करो और यहां पर इधर ले जाओ। इस स्थिति में हमें 3/4 चांद दिखाई पड़ेगा। कितना, 3/4। कितना चांद दिखेगा, इधर डार्क 3/4 चांद दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात। और इसको कहा जाता है, इसको जीवस मून कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जीवस मून कहते हैं। और फिर इस स्थिति में नीचे आइए, फिर इसी तरह से यहां पर जैसा ये होगा वैसा ही नीचे होगा।
यहाँ पर बीच में इस तरह से देखिए सर, यहाँ पर ले लिया और फिर यहाँ पर समझिए इसको, और यहाँ पर भी 3/4 दिखेगा चांद। कितना दिखेगा सर? 3/4। और ये भी क्या कहा स्थिति कहलाएगा? जीवाश्म। देख रहे हैं? यही सर देखिए, यहां पर देखो चांद सर, पूरा चांद दिखाई दे रहा, सॉरी पूरा, यहां पर पूरा चांद डार्क दिखाई पड़ा, यहां पर थोड़ा सा चांद दिखा, आधा दिखा, 3/4 देखा और पूरा दिखा। देखो सर, यहां से चलोगे यहां तक तो ये 15 दिन, यहां से यहां तक चलोगे 15 दिन, और बीच में कितना दिन? 7.5 दिन। दिख रहा है ऊपर? 7.5 दिन ऊपर में हो गया। क्लियर है? अब देखो ऊपर में, चलो ऊपर में सर इस तरह से, अगर यहां से ऐसे शुरू करते हो, हम इधर तक आते हैं और चांद को देखो, चांद के आकार को देखो, चांद पूरा डार्क, पूरा काला, फिर थोड़ा सा दिखा, आधा दिखा, 3/4 दिखा, पूरा दिखा। तो यहां पर ये चांद का आकार क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। चांद का बढ़ना यानी ब्राइटेड पोर्शन बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। आपने देखा सुना होगा ज्योतिष विद्या में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। आपको पक्ष समझ में नहीं आता, शुक्ल पक्ष। पंडित जी कहते हैं शुक्ल पक्ष चल रहा है, फिर कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है। हमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं समझ आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं, जब चांद का डार्क रहेगा, अमावस्या से चांद पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा। देखिए अमावस्या से चांद पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा, और इस स्थिति में चांद का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए यहां पर डार्क थोड़ा सा दिखा, आधा दिखा, 3/4 पूरा दिखा। तो यह जब चांद का आकार बढ़ेगा तो ही क्या कहलाता है सर? शुक्ल पक्ष कहलाता है। और शुक्ल पक्ष में देखिए ये 7.5 है ना, इस 7.5 को 8 माना जाता है, और इसको जो है 7.5 को, इसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी। यह स्थिति ही क्या कहलाएगी? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। देख रहे हैं आप? अब यहां से चलिए नीचे वाला पोर्शन में आइए सर। नीचे वाला में, इस पोर्शन में देखिए चांद पूरा दिख रहा है, यहां पर पूरा दिख रहा है, बैक हो रहा है, बैक इधर से पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे हैं, पूर्णिमा से अमावस्या, पूरा चांद दिख रहा है चमकता। अब थोड़ा सा डार्क हो गया सर, फिर आधा डार्क हुआ, फिर 3/4 डार्क हो गया सर, और फिर पूरा डार्क हुआ। तो यहां पर चांद का आकार क्या हो रहा है सर? घट रहा है, घट रहा है। चांद का आकार घटना का मतलब चांद का जो है पोर्शन धीरे धीरे कालिमा बन बढ़ जा रहा है, डार्कनेस बढ़ता जा रहा है सर। तो यह कहलाएगा कृष्ण पक्ष। यह क्या कहलाएगा सर? कृष्ण पक्ष। और यहां से देखिए 15 दिन का शुक्ल, यहां से यहां तक ये आ गया शुक्ल पक्ष, यानी 15 दिन का शुक्ल पक्ष होगा। और फिर यहां पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाइएगा तो यहां से भी 15 दिन का कृष्ण पक्ष होगा। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का ही कृष्ण पक्ष होता है। और यहां से जब चलिएगा तो ये कहलाएगा, ये सेकेंड क्वार्टर मून की स्थिति कहलाती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये क्या कहलाती है सर? कृष्ण पक्ष की अष्टमी। क्लियर है आपका? तो ये था सारे फेजेज ऑफ द मून। ठीक है, आपको 2 बातें जरूर याद रखिए। आप ज्यादा फिगर तो नहीं याद रखिए, लेकिन आपको मैं कहता हूं सर 2 बातें याद रखिए। देखिए हम सारा रफ कर देता हूं बीच में फालतू चीजों को। 2-3 पोजीशन याद रखना है। पहला 2 पोजीशन ए वाला छोड़िए, इसको रफ कर देता हूं। ए पोजीशन तो याद रखना ही है सर, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ए मून है, यहां पर भी मून है। पहला पोजीशन, इसको भी रफ कर दीजिए कुछ देर के लिए। अब देखो, गौर से देखो, काम की बातें कर रहे हैं, फालतू बातें हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दो। यहां पर इस पोजीशन को याद रखो। ये फिगर हमने कट कर लिया, फिगर कट किया मैंने। देखिए सर, यहां पर आपका सन है, यहां पर अर्थ है, और बीच में मून। जब सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हमें चांद पूरा डार्क दिखाई पड़ता है, और यह न्यू मून अर्थात अमावस्या कहलाएगा। क्लियर है आपका? अब इस हम कहते हैं सर इसको हटाओ। अब क्या करो, इधर आओ, मून को ले आओ। ऐसे मून यहां से घूमेगा और घूम के यहां पर मून को लाओ, ले आया, डार्क वाला पोर्शन इधर हो गया सर। अब इधर देखो सर, इस स्थिति में ब्राइटेड पोर्शन हमारा अर्थ की ओर आ गया तो चांद पूरा दिखाई पड़ेगा। यह स्थिति कहलाएगा फुल मून पूर्णिमा। देख रहे हो? अब देखो सर, यहां पर गौर करो। ये हमारा सन है सर, ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, अब मून यहां। अब देखो, जब सन
और मून, यहां पर मून है, ये मून है, मून, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है सर? पूर्णिमा की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में हमें पूरा चांद दिखाई पड़ता है। एक कंडीशन ऊपर लिया था समकोणिक स्थिति, यहां पर है इसे, ये समकोणिक, ये वाला लिया था, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहलाया था, आधा चांद। और फिर नीचे देखा था आपने, यहां पर स्थिति लिया था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी लिया था, यहां पर भी आधा चांद। तो ये आपको 4 पोजीशन तो दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पोजीशन पर ही हमारा ग्रहण और ज्वार भाटा बेस करता है, जहां पर हम चर्चा करेंगे जब जाएंगे ग्रहण और ज्वार भाटा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखते रहें और अच्छी तरह पढ़ते रहें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।